अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी है, इसीलिए हमने दावत दिया आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब को। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बिग बैश की बात करेंगे और बिग बैश 15 में इस वक्त नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की धूम मची हुई है और शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया और शाहीन और बाबर के साथ तकरीबन पाकिस्तानी 7 खिलाड़ी हैं जिनको ड्राफ्ट में पिक कर लिया गया। हाँ, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की शाहिद साहब, ये तो अच्छा साइन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस बार बिग बैश में बड़ा नज़र आएंगे और तमाम फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार है कि आगे वर्ल्ड कप से पहले हमारे इन स्टार प्लेयर्स को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मिलेगा। पाकिस्तान का रिकॉर्ड माशाल्लाह से बहुत ही ख़राब है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैचों का हो या वनडे का हो या T20 का हो, बहुत ही ख़राब है। तो ये एक स्टेप होगा कि पाकिस्तान आइंदा T20 में पाकिस्तान के ये 6-7 प्लेयर जो जा रहे हैं बिग बैश में, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। आइंदा जब भी कभी T20 की सीरीज़ होगी, पिछले साल जो T20 की सीरीज़ हुई थी वो भी हम हार गए थे बुरी तरह। तो 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को होस्ट करेंगे। तो ऑल्दो के वो बहुत दूर है, लेकिन उसकी तरफ एक बड़ा अच्छा कदम है। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को NOC दी बिग बैश के लिए। आपके पास भी ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा प्लेयर आएंगे जब आप PSL अगले साल कराएंगे। इसी विंडो में अभी लग रहा है कि जो IPL वाली विंडो है उसी में अगले साल वर्ल्ड कप है, अगले साल भी T20 वर्ल्ड कप है। तो बिग बैश में NOC देना बहुत अच्छा कदम है। इस साल 8 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए थे पाकिस्तान सुपर लीग में, अगले साल हो सकता है 12, 15, 16 आ जाएं, जिससे हमारी लीग भी बेहतर होगी और बिग बैश में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलेगा। क्लियरली वो डिफरेंस भी नजर आता है कि हारिस रऊफ बाकी जगहों पे जैसा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश खेलने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें जरा पेस बाउंस ऐसी जगह परेशान करती है, तो यहाँ खेल के हमारे बैटर्स को भी फायदा होगा। जैसे बाबर आजम के लिए बड़ा शोर मच रहा है, उन्होंने इसको बड़ा उनकी फ्रेंचाइज के लिए सिडनी सिक्सर्स के लिए बड़ा ऑनर माना है। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहाँ बहुत ठीक ठाक है। सिडनी में, मेलबर्न में, एडिलेड में, सिडनी में स्पेशली जहाँ के वो होम प्लेयर होंगे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बाबर आजम को अपने सामने खेलता देख लें। बाबर आजम के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना T20 करियर, बल्कि वाइट बॉल करियर रिवाइव करें। मैं स्टैट्स देख रहा था, पिछले 2 साल में 25 टेस्ट इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं है, 26 वनडे इंटरनेशनल्स में कोई सेंचुरी नहीं है, 25 T20 इंटरनेशनल्स में कोई सेंचुरी नहीं है। दिस इज नॉट बाबर आजम, वी नो। ऑफ कोर्स बाबर आजम बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको जब T20 खेलने का मौका मिला था वाइटैलिटी ब्लास्ट में, पहले भी कह चुका हूं 2019 और 2020 में, उसका वहां पे स्ट्राइक रेट 146 था। अगर वो इंग्लैंड में 146 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो पाकिस्तान और दूसरी जगहों पे 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट ओनली बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी पहली बार खेलेंगे, हारिस रऊफ पहले भी मेलबर्न स्टार्स से खेल चुके हैं, शादाब खेल चुका है, उसामा मीर खेल चुके हैं। एक प्लेयर जो किसी को याद नहीं, जाहिर है वो USA की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, हसन खान, वो भी मेलबर्न रेनिगेट से खेलेगा। पिछले साल भी उसने 1-2 मैच खेले थे। हसन खान मेरे दिल के बहुत करीब था, पहले अंडर-19 की कप्तानी भी की उसने 2018 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में। और जब भी मुझे मिलता था मैं उससे कहता था कि यार तुम पीछे जा रहे हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत ही आगे चला गया, अमेरिका चला गया। हाँ, बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबर आजम के लिए भी एक लाइफलाइन है जो उनसे डिमांड की जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट की। वो यहाँ खेल के उनको भी वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करें। 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। सिडनी सिक्सर्स जो है वो 3 टाइटल बिग बैश के जीत चुकी है, नंबर 2 पे है। सबसे ज्यादा पर्थ स्कॉचर्स ने 5 टाइटल जीते हैं, इन्होंने 3 टाइटल जीते हैं। पिछले साल क्वालिफायर 2 में वो हारे थे, तो उनको भी एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है। टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलें, एंजॉय करें ऑस्ट्रेलिया का वेदर, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। सामने बॉलिंग वर्ल्ड क्लास होगी। जहां शाहीन गए ब्रिस्बेन हीट में, शाहीन के साथ जेवियर बार्टलेट है जो उनका T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, एक सीजन में बिग बैश में सबसे ज्यादा आउट किए थे। स्पेंसर जॉनसन है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, माइकल नीसर है। तो शाहीन शाह को उन बॉलर से न सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा बल्कि उसका एक्सपीरियंस भी उन प्लेयर्स में जाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है हमारी तरफ। तो कौमी क्रिकेटर्स का स्किल डेवलपमेंट का कैंप जो है जारी है। बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस कैंप से चले गए। शाहिद साहब, ये कैंप तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और जैसे ही आकिब जावेद ने ये चीज़ें संभाली, हमें पता था कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि ये चलती रहेगी एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एकेडमी का जो काम है वो सही कर रहे हैं।
और होना भी इसी तरह से चाहिए। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ को देख के हंसी आ रही थी कि अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप पावर हिटिंग अब सिखा रहे हैं, ये वो वाले काम है जो अंडर 16 में सिखाए जाते हैं। ये टाइम थोड़ी है उस चीज़ के लिए। अब ये इतने बड़े प्लेयर्स को अब्दुल रज़ाक उनको पावर हिटिंग सिखा रहे हैं। अभी तो सिखाएंगे ना। बाबर आजम और रिजवान कोई 42 साल के नहीं है, 30 की पेठे में है। अगर अभी उनके पास 8-10 साल की क्रिकेट बाकी है, अगर अब सीख लें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। और कहते हैं ना, वो तो लर्निंग तो कभी जिंदगी में इंसान की खत्म ही नहीं होती। इस उम्र में मैं आके अभी तक इंग्लिश के वर्ड सीखता रहता हूँ। मेरे पास एक रजिस्टर है बड़ा सा, मेरे बच्चे कहते हैं आप अभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं। मैंने कहा बेटा लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, तो उनके लिए भी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होगी। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे बाबर आजम, रूम पर इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर देखते हैं, अभी मैं पढ़ रहा था यशस्वी जायसवाल का, कि जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने लिया तो रूबिन बारूचा जो उनके स्काउट्स की वो पहचान करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, वो रोजाना उनसे 300 रिवर्स स्वीप लगवाते थे। रोजाना के 300 रिवर्स स्वीप। रोजाना वो 100 ओवर्स थ्रो डाउन और बॉल खेलता था। 100 ओवर्स। जब भी आज यशस्वी जायसवाल का वो स्टैंडर्ड है कि उसे इंग्लैंड में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं, उसे पूछा जा रहा है कि ही विल बी द स्टार। जिस तरह उसने 2 डबल 100 बनाए में, डेब्यू पे 100 किया, तो ये होती है वो कमिटमेंट। तो लर्निंग बट ही वाज आल्सो वेरी यंग ना, जो अभी तो इतने साल गुजारने के बाद, इतनी कप्तानी करने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद, अभी राइट नाउ इनको खुद ये रियलाइज होना चाहिए कि इनकी क्रिकेट में कहाँ कमी है। इन्होंने रियलाइज नहीं किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स की सबसे बड़ी खामी यही है कि हम बार बार कहते हैं कि 2 कदम आगे आते हैं तो 5 कदम पीछे जाते हैं, अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते। गैरी कस्टन ने अपनी रिपोर्ट में प्लेयर्स का बताया कि प्लेयर्स ये बातें नहीं सुनते। उसके बावजूद वो ये कह रहा है गैरी कस्टन कि प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे जब भी पाकिस्तान दोबारा बुलाएगा मैं दोबारा आऊंगा। हालांकि उसको अब शायद ना बुलाएं, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, कमिटेड हैं, नेशनल कॉज के लिए, प्राइड के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर अपनी मिस्टेक्स पे काबू नहीं पाएंगे, अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं पे भी जगह। लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में तो वो एतराफ भी कर चुके हैं ना कि यूनाइटेड नहीं थे, यही कोच था, यही टीम थी, उन्होंने एतराफ भी किया। तो प्राइड के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे मेन चीज है कि गलतियों से नहीं सीखने वाली बात। वो गलतियों से सीखने वाली बात अगर आ जाए तो हमारे प्लेयर टैलेंट वाइज किसी भी टीम को झटका दे सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अच्छा, जो परेशानी की बात है वो लिमिटेड ओवर्स से ज़्यादा हमारी जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें हमें परेशानी ज़्यादा होती है। नया साइकिल भी सामने आ गया है। इस बार हमने आखिरी फिनिश किया था, तो कुछ लोग अब ये ख्याल, साइकिल शायद आसान है तो हम फाइनल में आ जाएंगे। मुझे उस बात पे हैरत होती है। वो जो पाकिस्तान का साइकिल है जिसमें 3 होम 3 अवे सीरीज खेलनी है, वो क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान 2025 से 2027 के दरमियान 6 टेस्ट सीरीज खेलेगा। ग्राउंड पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से टकराएगा। अवे सीरीज में पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड साइकिल का सबसे मुश्किल दौरा साबित हो सकता है। बकिया 2 अवे सीरीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से मद्दे मुकाबिल होगा। रिपोर्ट में भी यही था कि पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, मैं कहता हूँ ये टॉप 5 में फिनिश कर लें, 4 पर आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शाहिद साहब, हमारे जो होम और अवे अगर उस पर नजर डाल लेते हैं तो होम में हमें अभी फौरन ही कुछ महीने बाद ही जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट खेलने हैं। श्रीलंका के खिलाफ हमारे 2 टेस्ट हैं नवंबर 2026 में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हैं 2027 में। ये तो हमारी होम हो गई। इसमें हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका को स्पिन पे थोड़ा फंसाया जा सकता है। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने इंडिया को इंडिया में हरा दिया, लेकिन उन्होंने भी उनको उस तरह से टैकल नहीं किया। गलती उनसे भी बैटिंग में ही हुई है। इंडिया की टीम तो अपने मुल्क में 2011 से अनडिफीटेड थी 100%। लेकिन आप न्यूजीलैंड को स्पिनर्स पे अगर आप फंसाने की कोशिश करेंगे तो आपको उल्टा फंसा लेंगे। वेस्ट इंडीज जैसी मीडियम या मॉडरेट टीम ने, इतनी इंफीरियर टीम थी, उसने हमें आके एक टेस्ट मैच में हरा दिया। तो हमें अपने टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना होगा, सिर्फ स्पिन पे नहीं, हमें अपने फास्ट बॉलर्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। वर्स्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पिछली वर्ल्ड कप साइकिल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हमारे फास्ट बॉलर सबसे नीचे थे। तो हमें अपनी फास्ट बॉलिंग भी बेहतर करनी पड़ेगी और वो एबिलिटी डेवलप करनी होगी बैटर्स में, जो अगर हम स्पिन पिच बनाते हैं तो हमारे बैटर्स भी तो स्पिन पिच पे खेलें। पिछली जो सीरीज वेस्ट इंडीज की थी, मुझे मायूसी हुई कि एक ही 80 था सऊद शकील का, टोटल 40 रन थे सलमान आगा के 4 इनिंग्स में। वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर बैट्समैन है। 80 रन थे शान मसूद के, जो हमारे कैप्टन थे। तो अगर हमारे प्लेयर ही स्पिन को नहीं खेलेंगे तो हम फिर किस
कौन सा ऐसा नुस्खा है, कौन सी ऐसी रेसिपी होगी कि हम होम ग्राउंड में टेस्ट मैच जीते हैं। अच्छा, और अवे पे आ जाइए तो बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड का तो ना ही समझे। वेस्ट इंडीज को हमने एक ही बार हराया जब मिसबाह उल हक कप्तान थे, उस टीम में यूनुस खान थे, उसमें यासिर शाह थे, वो हमारी टेस्ट टीम सेटल थी। ये टेस्ट टीम तो समझ में ही नहीं आती। बांग्लादेश हमें यहाँ व्हाइट वॉश करके गई है, तो बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराना कितना मुश्किल होगा। ये कहना कि रिलेटिवली आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बड़ी चैलेंजिंग है। ये साइकिल भी बड़ी चैलेंजिंग है। और साउथ अफ्रीका जब यहाँ आएगी तो वो अपनी पहली सीरीज खेल रहे होंगे एज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। एग्जैक्टली। उनके पास भी स्पिनर्स का एक बड़ा जखीरा है, वो भी अपने स्पिनर्स लेके आएंगे। लेकिन हम साउथ अफ्रीका को 2010 में भी हरा चुके हैं, तो हमें मजबूत प्लानिंग की जरूरत होगी। आकिब को, जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको बैठकर और जल्द से जल्द डिसाइड करें कि हमारा रेड बॉल का कोच कौन होगा। रेड बॉल को कोच को मिला के पहले से प्लान करें कि हमें किस तरह ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जीतनी है। ये इसकी प्लानिंग वही वाली बात है ना कि अभी तक तो हम अभी पहले अजहर महमूद का नाम आ रहा था कि उससे पहले मिसबाह के करीबी जराए तो कंफर्म कर रहे हैं कि उनसे वादा हो चुका है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। हमें जल्द से जल्द डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारा जो भी रेड बॉल का कोच है उसे हम डिसाइड करें और अपने प्लेयर्स, पूल ऑफ प्लेयर्स को अभी से ट्रेन करना शुरू कर दें, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ। डोमेस्टिक क्रिकेट के 6-7 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3-4 राइट आर्म लेग स्पिनर, 3-4 ऑफ ब्रेक बॉलर, सबको बुला के उन बैटर्स को प्रैक्टिस करवाएं। ये आसान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल नहीं होगी, डिफिकल्ट होगी, लेकिन एटलीस्ट हम जो हमारी सबसे बेस्ट पोजीशन है 5वीं जो पहली साइकिल में थे, कम से कम उससे हम इंप्रूव करें, 4 या 3 पे तो फिनिश करें ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। आईसीसी अगले टेस्ट साइकिल में एक ऐसी चीज ला रहा है जिससे टेस्ट क्रिकेट 2 धड़ में बढ़ जाएगी, और वो बड़ी अजीब सी बात है। उस पर हम बात करेंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आईसीसी अगले टेस्ट साइकिल में यानी 27 से 29 में एक प्लान कर रहा है जिसमें सिर्फ जो बिग 3 टीम्स हैं यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनके टेस्ट मैचेस 5 दिन के होंगे, और बाकी सारी टीमें जिनमें करंट चैंपियन भी शामिल है उनके मैचेस 4 दिन के होंगे। शाहिद साहब यहाँ जो सिचुएशन है ना वो इस तरह से कि आप फिर इसको इतनी बराबरी खत्म हो जाएगी, एक दिन की जो तलवार बाकी टीमों पे लटकेगी। आई अंडरस्टैंड इन टीमों की जिनकी बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनके टेस्ट मैचेस एक्साइटिंग नहीं होते। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, चौथा दिन भी जाना बड़ी बात होती है, हमें पता होता है रिजल्ट क्या आएंगे, लेकिन ये कोई टेस्ट क्रिकेट को आगे की तरफ नहीं लेके जाएगी, ये तो छोटी टीमों को और पीछे करेगी। 3 ममालिक के लिए ये कहा जा रहा है कि उनके टेस्ट मैचेस स्पेशली जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था मज़हर अरशद का, ऑलमोस्ट 90% टेस्ट मैचेस 2024 से जो हुए हैं वो चौथे दिन तक ही ख़त्म हो गए। माइकल वॉन हो, माइकल एथरटन हो, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट मैच को 4 दिन का कर देना चाहिए। 5 दिन के जिनकी अगर बड़ी टीमों के होंगे तो उन्हें 5वें दिन के टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसलिए कि टेस्ट मैच 4 दिन में, बड़ी मुश्किल से चौथे दिन में अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गया है। तो अब टेस्ट क्रिकेट इतनी तेज हो गई और एक्साइटिंग भी होती है कि अगर आप 3.5-4 दिन में खत्म कर देंगे, लोगों को 5वें दिन जाना अब एक बड़ा मसला बन गया। तो ऑलरेडी वॉइसेस आ रही हैं कि 4 दिन का टेस्ट मैच कर दो, सारे लोग कह रहे हैं तो व्हाई नॉट 4 दिन का कर दें, अच्छा है। लेकिन फिर अब ये सब टाइम बचेगा, सब चीज बराबरी से हो ना। अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं कर दें आप 3 टीमों के, उनके भी यकीनन चौथे दिन में खत्म होंगे और उन्हें 5वें दिन के पैसे 100% वापस करने पड़ेंगे, तो आप कर लें। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी टीमें इतनी अच्छी हो कि टॉप टियर में शामिल हो, आप टेस्ट मैच में भी अच्छे हो, आप वनडे में भी अच्छे हो। अभी आईसीसी का एनुअल मीटिंग होगी, एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी आपके पसंदीदा मुल्क सिंगापुर में, तो वहां पे पता चलेगा कि ये जो तजावीज़ हैं आगे किस तरह इनके ऊपर। ऑलरेडी माइकल एथरटन, माइकल वॉन, ये सब लोग लिख चुके हैं कि टेस्ट मैच को डिवाइड ना करें, पैरासाइट्स आ जाएंगे और इस टेस्ट मैचेस को खराब कर देंगे। पहले साउथ अफ्रीका को भी ये बिग 3 में शामिल नहीं करते थे, अब उन्होंने बिग 4 का वो एक कर दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के। इसी तरह पाकिस्तान भी अच्छा करे, इसी तरह न्यूजीलैंड भी अच्छा करे, तो ये बाइफरकेशन की, ये जो डिवाइड एंड रूल करने वाली बात है ना, ये खत्म हो जाए। मुझे तो असल प्रॉब्लम इस चीज से आती है ना कि अगर आप 2 टियर बना देते हैं वो ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट हो जाएगी कि टॉप अलग हो जाए, बॉटम अलग हो जाए, रेलीगेशन का सीन हो, लेकिन सब बराबरी से तो खेल रहे हो। ये भी होगा, एक वक्त आएगा कि जब जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में जब भी सीजन होता है और 2 वीक टीम्स चली जाती है, उनको हैवी लॉसेज होते हैं, इंग्लैंड में भी यही होता है, तो आप एक तो कंपटीशन बढ़ाएं, और अगर आप 2 टियर वाला करना भी चाह रहे हैं तो 2 टियर इस तरह कर
सकते हैं कि आप रेलीगेशन करें, ऊपर से एक को निकालें, नीचे से जो अच्छा खेलती है उसको ऊपर ले जाएं, रेलीगेशन अपग्रेडेशन करें, तो टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा उसका चार्म बरकरार के लिए रहेगा। बहुत ज्यादा चार्म की जरूरत है। बिल्कुल सही है। आखिर में हम थोड़ी हॉकी की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान की के बावजूद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मलेशिया के खिलाफ जापान ने जो आखिरी लम्हात में वो गोल किया, उसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। और मसला लेकिन यहाँ अभी भी ये है कि प्लेयर्स से हम डिमांड तो करते हैं अच्छे खेल की, पैसे उनको मिलते नहीं, उनके अलाउंस उनको मिल नहीं रहे, हालात इतने ख़राब हैं। अली हसन हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे। अली, मुझे बताइएगा कि अभी तक मलेशिया में जो 10 दिन गुजर गए उसका भी कुछ मुआवजा अभी तक खिलाड़ियों को नहीं मिला है, क्या अपडेट है? देखिए, ना सिर्फ मलेशिया में रहने पर डेली अलाउंस नहीं मिले, बल्कि अगर हम पास में जाएं तो जब इनका ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगाता था उसके भी डेली अलाउंसेस अभी तक नहीं मिल सके हैं। एक लिहाज से एक पुरानी बात बन चुकी है और एक रस्म कह लें आगे और रवाज बन चुका है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमेशा फंड्स के मसाइल से दो चार रहती है। पास में भी ऐसे मसले मसाइल रहे, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो खराब ही है। क्योंकि देखिए, आज कप्तान अम्माद भट्ट ने भी शिकवा किया, बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्विटर पे किसी सोशल मीडिया पर उसको प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ साथियों को भेजा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए अब लोगों को मिलकर उठना चाहिए, वरना हॉकी मुकम्मल तबाह हो जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। हम मुश्किल हालात के बावजूद फील्ड में उतरे हुए, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म करने की लोगों की तवक्कात होती है और खिलाड़ी परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन जब जाहिर सी बात है ब्रेड एंड बटर जिनका खेली है उनकी जेब में कुछ नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब डेली अलाउंस मलेशिया में उनको नहीं मिल रहे, लोग बहुत से होते हैं डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं हैंग आउट करने के लिए, ताकि मेंटली तौर पर वो रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात, जब सर पे बोझ होगा कि जेब में पैसे नहीं है या फिर पैसे एक माजी की तरह नहीं मिले तो हमें क्या मुश्किलात होंगी। बहुत से लोगों के पास तो डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो अभी भी जो है सेक्रेटरी पीएचएफ की भी यहाँ मैं स्टेटमेंट दे रहा था कि वो कहते हैं कि मैं तस्दीक करता हूं कि अलाउंस नहीं मिले, लेकिन मैं खुद जो हूं अपनी जाती खर्चे पे मलेशिया आया हुआ हूं नेशंस कप को देखने के लिए। तो ये कंडीशंस को अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ थे। नेशंस कप देखने का क्या अपनी प्रेसिडेंट सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सब जाते हैं, हर उस पे जाते हैं। जब ये अपनी डेलीज के चक्कर में जाते हैं, मलेशिया का टूर है, पोलैंड भी वो जा चुके हैं, यकीनन चाइना भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए हो। डेली अलाउंस उन लोगों का $500 है, प्लेयर्स को नहीं मिल रहा, ₹30,000 है, वो भी नहीं मिलता। तो आईपीसी के मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह खान, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, अल्लाह करे उन तक नोटिस पहुंचे, उनको एक नोटिस लेना चाहिए कि ये इन सेक्रेटरी और फेडरेशन के सदर पर 1 साल का एम्बार्गो लगा देंगे, आप किसी फॉरेन टूर पर कल नहीं जाएंगे, वो खुद ही छोड़ देंगे। ये कल रेहान भट्ट हमारे साथ थे और उस वक्त थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि लग रहा था कि शायद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर ये पहुंच भी जाते हैं तो और जीत जाते हैं, लेट से अगर जीत जाते हैं तो अगला रोना गाना ये होगा कि अब हमारे पास प्रो लीग जाने के पैसे नहीं है। तो ये डेली का ये क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा? राना मशहूद साहब ने जब पाकिस्तान ने अजलान शाह कप में पिछले साल सिल्वर मेडल जीता था, उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे दिलवाए थे फेडरेशन को, वो कुछ दिलवाएं, कुछ राना सनाउल्लाह दिलवाएं, वजीर आजम नोटिस लें, इसलिए कि वजीर आजम पीएचएफ के पैटर्न है, कुछ पैसे लेके आए ताकि पाकिस्तान की टीम ने यकीनन प्रोग्रेस शो की है। अजलान शाह में सिल्वर, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर, यहाँ पे पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत जाए। तो जब प्रोग्रेस शो हो रही है तो इन बच्चों को पैसे भी दें, हॉकी को भी। बड़ी सिंपल बात है शाहिद साहब, ये फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको प्रेसिडेंट रखना चाहिए पीएचएफ का, कोई ऐसा आदमी जो बैंक का प्रेसिडेंट हो, जो फंड्स ला सकता हो, स्पॉन्सर ला सकता हो, दूसरे बैंक से बात कर सकता हो। ये तारिक भुट्टी साहब के लिए तो सब यही कह रहे हैं कि इनसे तो नुकसान हो रहा है, फायदे की तो जब भी नजर आते हैं ऐसा लगता है 3 दिन से सो रहे थे, चौथे दिन उठे हैं, अब तो उन्हें जाग आई है, आंखें खुली हैं। तो उनको चाहिए कि ये ओहदा छोड़ें, किसी और को ऐसे को लाने दें, या फिर वो एक ऐसा कोई मार्केटिंग का डायरेक्टर रखें जो आपको रेवेन्यूज तो ला के दे। और रेहान भट्ट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो टैक्स लेते हैं एफबीआर वाले चीफ, उनको बना दें, हमसे और टैक्स ले लें, लेकिन हॉकी को कम से कम अल्लाह के वास्ते सुधार। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और आप जो हम हॉकी की बात कर रहे हैं कि जब फंड्स नहीं मिले तो हम सेमीफाइनल में भी टीम से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जो लड़के खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है कि ये अलाउंस मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए हॉकी खेल रहे हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।